बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। जिनसी ज्यादती के मुलज़म को सरेआम फांसी होनी चाहिए या उसे नामर्द बना देना चाहिए, तो वज़ीर आज़म के एक बयान ने बहस का नया दरवाजा खोल दिया। हाँ साहब ने जिनसी ज्यादती के मुलज़म के लिए जो सजा तजवीज़ की है उससे लगता यूं है कि वो पाकिस्तानी कानून के तहत दी गई सजाओं या फिर शरई सजा को नाकाफी समझते हैं और अब नया कानून लाना चाहते हैं। बहुत से हलकों में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म साहब ला इल्म है या फिर वो जानबूझकर ये कर रहे हैं। कहीं खान साहब अमीरुल मोमिनीन बनने की ख्वाहिश तो नहीं रखते और मरवजा कवानीन की जगह अपने कवानीन का निफाज तो नहीं चाहते, क्योंकि ये बात मानने वाली नहीं कि वज़ीर आज़म को ये इल्म ना हो कि पाकिस्तानी कवानीन में यानी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जिनसी दरिंदगी या रेपस को रेप के मुलज़म को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत दी जाती है। इसमें जिस नुक्ते पर बहस होती रही है, जो आज भी सवालिया निशान है, वो नुक्ता यह कि क्या फांसी सरेआम होनी चाहिए या फिर फांसी जेल के अंदर होनी चाहिए। अब तक के कवानीन के मुताबिक फांसी जेल में होती है। पप्पू मर्डर केस में जब ज़ियाउल्लाह किस मुल्क के सरबराह थे तो मुलजमान को जेल रोड लाहौर पर सरेआम फांसी दी गई थी। एक बहुत बड़ा वाकया था। सरेआम फांसी का अवाम पर इतना जबरदस्त रिएक्शन हुआ कि अगले कई माह तक फिर लाहौर में या पाकिस्तान में कहीं भी इस किस्म के वाकयात देखने में नहीं आए। हाँ, लोग इस पर बड़े यानी मायूस और डिप्रेस नजर आए। तो सरेआम फांसी जो है वो अब भी अवामी मुतालबा होता है जब भी कोई इस किस्म का केस सामने आता है, तो इसके हवाले से सीधा सीधा कानून में तब्दीली लाई जा सकती है। सेनेट में यह बिल पेश किया जा चुका है, जबकि कौमी असम्बली में भी यह बिल पहले से मौजूद है। अब तब्दीली सिर्फ यह है कि तब्दीली वाले रेपिस्ट को अब उर्दू में कहते हैं जन्हा बनाना चाहते हैं। तो क्या पहले जन्हों की कमी है जो उसमें इजाफा किया जाना लाजमी है। अब वज़ीर आज़म साहब ने जो कल एक इंटरव्यू दिया जिस पर यह सारी मैंने तमहीद बांधी है, तो उनके इंटरव्यू का वो हिस्सा देखते हैं जिसमें उन्होंने रेपिस्ट के हवाले से अपना व्यू पॉइंट दिया। इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए। जब ये आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन है कि पब्लिक हैंगिंग्स हो, इसकी तो पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। देखें, रेप की और ये जो बच्चों से करते हैं, क्योंकि ये याद रखें वो बच्चों की जिंदगी तबाह, उनके माँ बाप। अच्छा, और दूसरी चीज आपको ये नहीं पता कि कितने केस अंडर रिपोर्टिंग है इसकी। लोग शर्म से बताते ही नहीं है, माँ बाप डर जाते हैं, ख्वातीन डर जाती है, और कौन बताना चाहता है। तो एक तो इनको पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। बदकिस्मती से जब हमने डिस्कशन की तो कहा कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें बताया उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन ने हमें जीएसपी स्टेटस दिया हुआ है ट्रेड का, तो वो इफेक्ट हो जाएगा। मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सके। जो रिपीट ऑफेंडर है, जो देखे ना, जिस तरह मर्डर होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें। और जो फर्स्ट डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। उससे जब तक इबरतनाक नहीं होगा ना, अभी तक। अब ये जो आदमी जिसने किया रेप, ये आबिद अली जो है, ये गैंग रेप में मुलव्वस है 2013 में। तो जब गैंग रेप कर चुका था तो हमारे मुल्क में क्या इसका रजिस्टर्ड नहीं था? इसके ऊपर कोई पनिश जो गैंग रेप भी करता है नहीं। लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम है कि गैंग रेप किया, डेकोइटी की, माँ और बेटी को रेप किया, घर में घुस गया, उसके बाद बेल हो गई, मामला खत्म हो गया। तो आपका जो सिस्टम है पूरा, जो मैं ये कह रहा हूँ कि लेजिस्लेशन जो है इसके लिए फ्रेश कानून चाहिए। इस तरह के लोगों को इनको ऑपरेशन करना चाहिए, इनको हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि देखें, माशरा फाइट करता है कई चीजों को, सिर्फ पुलिस नहीं फाइट कर सकती। तो इबरतनाक सजा वाला पहलू तो ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम कानून ला रहे हैं जिसमें रेप करने वालों को ऑपरेशन के जरिए नामर्द बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म का यह बयान मोटरवे पर होने वाली ज्यादती के हालिया वाक़े के बाद सामने आया है। अब इसने माशरे में बहस के नए दरवाजे खोल दिए कि क्या वाकई खवातीन से ज्यादती के मुलजमान को या फिर जिनसी दरिंदगी के मुलजमान को या फिर किसी भी रेपिस्ट को, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, इस किस्म की सजा दी जा सकती है, जिसका फिलहाल पाकिस्तान के आइन में ना कोई जिक्र है
न मजहबी या शरई लिहाज से ये सजा मौजूद है। तो जिनसी ज्यादती के मुल्ज़मान की सजा बहुत से ममालिक में मौत है, पाकिस्तान में भी ये सजा है। जबकि मजहब में देखा जाए तो उसकी सजा ये है कि अगर मुल्ज़म शादीशुदा है तो उसे संसार किया जाता है, और अगर गैर शादीशुदा है तो उसकी सजा सरेआम 100 कोड़े है। क्योंकि कोड़े का मतलब है मौत, क्योंकि 100 कोड़े खाने वाले का जिंदा रहना मुमकिन नहीं होता। 2-4 कोड़े पड़े तो खाल उधड़ जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो सवाल ये कि पाकिस्तान में जब सजाए मौत का कानून मौजूद है और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज्यादा फांसियां भी दी जाती हैं, इसके बावजूद जराइम की शरह में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है, तो किसी को नामर्द करके माशरे में जिंदा छोड़ देना, इसके असरात और मुज़म्मनात क्या होंगे, मेरा ख्याल है इस बारे में किसी ने सोच विचार नहीं की। ये दुरुस्त है कि सानहा मोटरवे में खातून से जो ज्यादती हुई उसने सबके जज्बात में आग लगा दी है, और अक्सरियत मुजरमों को सरेआम फांसी देने के हक में है। और शायद बहुत से लोग तो ये भी चाहते होंगे कि ये फांसी वासी और लीगल प्रोसेस को छोड़ दें और उन्हें किसी मुकाबले में पार कर देना चाहिए, जिसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहते हैं, क्योंकि ये कल को फिर से छूट के आ जाएंगे। खुद प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि वो रेपिस्ट था और छूट के आ गया। तो वज़ीर-ए-आज़म के जज्बात भी वैसे ही हैं जैसे दीगर पाकिस्तानियों के हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर जज्बाती हो जाए और जज्बात की रो में बह गए तो बेचारे अवाम का क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा। मैं जाती तौर पर खान साहब के जज्बात का एहतराम करता हूं और जिनसी दरिंदगी के मुल्ज़मान को सख्त सजा देने के हक में हूं। जो भी रेपिस्ट है और जिस तरह का भी रेप कर रहा है, वो खवातीन से कर रहा है या किसी और से कर रहा है, तो उन सबको सजाएं सख्त मिलनी चाहिए। लेकिन क्या यह हकीकत नहीं कि हमारे यहाँ तहकीकाती अमल की शफाफियत पर बहुत सवाल है। किसी इल्जाम को बेगुनाह, यानी किसी पे इल्जाम लग जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, तो इल्जाम तो लग जाता है, बेगुनाह साबित करना इंतहाई मुश्किल काम है। अब पुलिस सियासी दबाव का भी शिकार होती है। इंसाफ और कानून दोनों कंप्रोमाइज हैं। इन हालात में ऐसे कानून का इतलाक, यानी जहां प्रोसेस ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, वह आप किसी को रेपिस्ट करार देकर उसे इंपॉर्टेंट कर देंगे, तो फिर माशरे के में जो इसका रिएक्शन आएगा वो क्या होगा। मैं ये नहीं कहता कानून ना बनाए, मगर इसके लिए तहकीकाती प्रोसेस तो ठीक करें। यहां तो किसी को भी पुलिस मुल्ज़िम बना देती है और ये पुलिस के बायात का खेल है। वो कहते हैं डंडा पीर बिगड़े तिगड़े दा, तो पुलिस के हाथ में तो हाथी भी जाता है तो कहता है मैं चूहा हूं। और फिर जब ये कानून इस तरह के आते हैं तो इसका फिर गलत इस्तेमाल बहुत होता है। जो ताकतवर होते हैं वो कवानीन को अपने हक में इस्तेमाल करते हैं, और यहां भी ताकतवर मुखालिफिन को खुसरा बनाने पर जोर लगा देंगे और उसके लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल करेंगे, ये किसको नहीं मालूम। तो जरा ये सोचें कि इस किस्म का इल्जाम तो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पर भी लग चुका है। यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक जैसे सीनियर सियासतदानों पर सिंथिया रिची ने रेप का इल्जाम लगा रखा है, और जिस खातून के बारे में हमें मालूम है कि वो जासूस भी है, गैर मुल्कियों की आलाकार भी है और खुद भी गैर मुल्की है, तो नामर्द बनाकर छोड़ देना या नामर्द बनाकर उसे ताहयात जेल में रखना ये अलग अलग चीजें हैं। मोटरवे केस का मरकजी मुल्ज़िम आबद, जो इससे पहले 2013 में मां बेटी के रेप केस में था, वो सारी से बाहर आ जाता है। तो इसी से कानून की मजबूती का अंदाजा होता है। तो कानून मजबूत बनाए, सजाएं मजबूत बनाने से क्या होगा। सजा तो बिल्कुल अल्टीमेट रिजल्ट है, लेकिन जो लीगल प्रोसेस है, जो कानून है, जो इंसाफ है, वो तो नजर आए। एक ऐसा दरिंदा जिसे आप नामर्द बना दें, वो आजाद हो जाए, तो उसकी जिंदगी क्या रह गई। वो फिर मुआशरे के लिए खतरनाक नहीं बन जाएगा। वो कत्लो गारत दहशत गर्दी क्या नहीं कर सकता। जब उसकी जिंदगी खत्म हो गई तो वो फिर जो रिएक्शन देगा उसको कौन फेस करेगा। नामर्दी उसके अंदर जो रिवेंज पैदा करेगी वो मुआशरे में मजीद बिगाड़ पैदा करेगा। उस औरत और उस मुद्दई का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा जिसकी वजह से वो नामर्द होगा। तो मसला ये नहीं कि कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मसला तो ये कि उसके दीगर पहलुओं पर तो अच्छी तरह गौर कर ले। अब हमारे दोस्त एक साबिर शाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक दुनिया के 3 मुल्कों में ज्यादती के मुल्ज़िम को नामर्द करने की सजा मौजूद है। इंडोनेशिया, चेक जमहूरिया और यूक्रेन शामिल है। 2-4 और ममालिक भी इस प्रोसेस में शामिल है। लेकिन कहा यह जाता है कि जिन मुल्ज़मान को भी सजा दी गई है वो रिएक्शन ही देते हैं,
कि अगर हमें ये सजा मिलती है इससे बेहतर है तो किसी को मार के मर जाए। तो ये सारी चीजें, इस पे डॉक्टर दानिश ने भी कल अपना व्यू पॉइंट दिया, तो मैं चाहता हूं कि जरा वो भी आप देख लें। वो कहते हैं कि जी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, यानी जो बहुत ही हैबिचुअल हो, फर्स्ट हो या सेकंड हो। मेरा कहने का मतलब है पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आईन और कानून ये कहता है, और पाकिस्तान का पीनल कोड है 376 है, वो ये कहता है कि रेप का जो भी रेप आदमी करता है और वो साबित हो जाता है तो फिर उसकी सजा जो है ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत है। और अगर पाकिस्तान में सजाए मौत है रेपिस्ट को, यानी रेप करने वाले को, तो रेप सजाए मौत देने के बाद जब वो मर जाएगा तो फिर उसके किसी भी उज़ू को आप काट दें, उसकी क्या हैसियत रह जाएगी, कहाँ वो इम्पोर्टेंट उसकी बनेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर ये भी तो देखें कि ये जिन मुल्कों की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में रेप का कानून क्या है, इस्लामी शरीयत क्या कहती है। शरीयत तो ये कहती है, कुरान तो ये कहता है कि जो रेप करने वाला है उसको संसार कर दो अगर वो साबित हो जाता है, और आजकल तो डीएनए से साबित हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि चलें जी हम पाकिस्तान के कानून पे आ जाते हैं। तो पाकिस्तान का कानून, जो आइन कानून बना रहा है, पाकिस्तान पीनल कोड 376 सेक्शन है, उसके तहत ज्यादा से ज्यादा उसकी सजाए मौत है। और जब किसी शख्स को सजाए मौत दे दी जाएगी तो उस शख्स को फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री उज़ू काटने का क्या फायदा होगा, कहां उसको होगा। सवाल ये पैदा होता है, ये उन मुल्कों के लिए है जहां पर मुख्तलिफ छोटी मोटी सजाएं होती हैं। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ इकोनॉमी पर बात हो रही है, इकोनॉमी को डिफेंड कर रहे हैं हुकूमत के तर्जमान MNA सदाकत अब्बासी। उनसे भी मौशत के हवाले से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। आपने कहा कि जब आप 3 टाइम की रोटी 2 टाइम की आ जाए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बड़े अफसोसनाक बात है। लेकिन जब आपका कारोबार में आपकी आमदनी 10,000 हो और आप पे कर्जा चढ़ जाए 10 लाख का, तो आप क्या करेंगे? कर्जे की किस्तें भी वापस करनी है और आपने आमदनी भी बढ़ानी है, उसके लिए कुछ खर्चे कम करना पड़ते हैं मेरे भाई। उस वक्त आप इंपोर्टेड चीजें नहीं मंगवाते बल्कि गुजारा करते हैं और रूखी सूखी पे गुजारा करते हैं। उसमें तकलीफ दे अमल तो होता है, लेकिन आप कर्जों से निकलते हैं। कर्जों से कब निकलते हैं? जब आपके घर का खसारा कम होता है। तो भाई हमने घर का खसारा उससे कम किया है। आपने कहा ग्रोथ कम हुई है, मेरे भाई जरा स्टडी कर लें OECD कंट्रीज, इस कोरोना के बाद उनकी ग्रोथ 12% नीचे गई है। आप इटली का देख लें, आप फ्रांस का देख लें, आप मैं कोरोना से पहले की बात करूं सर, जापान का देख मुझे लें, आपको जो इंटरप्ट नहीं करना था, लेकिन सर यहाँ पे करना पड़ रहा है। प्लीज सर, ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। कोरोना से पहले आपकी कई ऐसी फाइनेंशियल फिगर्स थी जो माइनस में जा चुकी थी, आपकी ज़राअत माइनस में जा चुकी थी। सर कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं पहले कोरोना पे कंपेयर कर लूं। आपने मईशत के हुजम की बात की थी, तो मईशत का हुजम पूरी दुनिया से कंपेयर हो रहा है और पाकिस्तान की जो मईशत का इंपैक्ट है कोरोना के बाद, वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट रहा। अब आपने बात की, बिल्कुल कोरोना से पहले भी हमने बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए, बहुत कंट्रोल किया, हमने अखराजात को कंट्रोल किया। जब आप अखराजात कंट्रोल करेंगे, सरकार का पैसा नहीं निकलेगा, तो उससे बिल्कुल मईशत पे नेगेटिव इंपैक्ट वक्ती तौर पे आता है, लेकिन वो खसारे कंट्रोल करने के लिए था, स्टेबलाइजिंग पीरियड था। सर आपका बजट डेफिसिट बढ़ गया है, अगर अखराजात कंट्रोल किए होते तो बजट डेफिसिट ना बढ़ता। हुई है, लेकिन आज पाकिस्तान स्टेबल है। उस वक्त आपको IMF कह रहा था नेगेटिव आउटलुक है, ब्लूमबर्ग आपके बारे में नहीं कह रहा था, फिंच आपके बारे में नहीं कह रहा था। आज दुनिया के तमाम टेस्टिंग लेबोरेटरीज आपकी इकोनॉमी की सेहत को 2018 के मुकाबले में 5.8 ग्रोथ रेट पे पाकिस्तान स्टेबल नहीं था, और आपका पाकिस्तान मंफी ग्रोथ पे स्टेबल है। बढ़ती रहेगी। अब भाई साहब, हैरानी की बात है कि 5.8 की ग्रोथ रेट पे पाकिस्तान स्टेबल नहीं था, मगर जो मंफी पे आ गई है वहां पे पाकिस्तान स्टेबल है। या तो खास साहब किसी और मुल्क के हुक्मरान है, या फिर हम किसी और मुल्क में रहते हैं जिन्हें मईशत की कामयाबी हलकोरे लेती हुई नजर नहीं आती, या फिर हुरों वाला इंजेक्शन आम कर दिया जाए ताकि सबको मईशत तरक्की करती हुई नजर आए। देखिए, ये सवाल तो बनता है कि जब ग्रोथ रेट 5.8% था या 5.6% था, उस वक्त पूरे मुल्क से आवाजें उठ रही थी, मईशत खराब है, डूब गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएंगे। आज मईशत नेगेटिव में है तो कौम को बताया जा रहा है कि हम स्टेबल हो गए हैं।
यानी मईशत बहरान से निकल गई है। तो ये फार्मूला आम आदमी को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वैसे तो यहाँ का बाबा आदम ही निराला है कि लोग अपनी नाकामियों को कामयाबियों में बदल देते हैं, क्योंकि इक्तिदार इसी का नाम है। यानी जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी, जो साहब ने कह दिया। हाँ, जिस दिन वो साहब नहीं होंगे तो तब आटे दाल का भाव मालूम होगा कि हकीकत क्या है। यानी वो लोग जो आईजी को कान से पकड़कर निकाल देते हैं और सीसीओपी की तारीफें करते हैं, तो फिर इसी से समझ जाए कि कैलिबर क्या है। हुकूमत को तो कोरोना का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हुकूमत को यह कहने का जवाब दे दिया, मौका फराहम कर दिया कि चूंकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की मईशत जो है वो बैठ गई, तो हम क्या है, क्या पिद्दी का शोरबा। तो हमारी मईशत तो पहले ही बैठी हुई थी, तो जो बैठी हुई मईशत थी वो और कितना बैठेगी। और वैसे भी मेरा ईमान ये है कि इससे ज्यादा हमारी मईशत खराब हो नहीं सकती जितनी हो चुकी है। अब इसे हर सूरत में 2-4 आने बढ़ना ही है, क्योंकि जीरो से नीचे तो कुछ होता नहीं है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दानिश्वर हैं, मुजीबुर रहमान शामी। देखते हैं कि नुक्ता नज़र में उनका नुक्ता नज़र क्या है। मोटरवे के हवाले से कुछ शामी साहब ने भी अहम बातें की, देखते हैं वो क्या फरमाते हैं। नहीं महफूज रखा, अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। आप ये देखें ज़ैनब, बहुत शुक्रिया बहन, ये अल्लाह ताला आपका मोटरवे का हाल है। जी 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 शामिल। जहां इतनी लर्जा खेज वारदात हो चुकी है, फिर इन अदारों की, इनके सरबराहों की, इनके एहलकारों की, इनके जिम्मेदारों की बेहिस्सी का ये आलम है। और जो हमारे मुराद सईद साहब जो इनके वजीर हैं मवासलात के, वो असेंबली में गुफ्तगू करते हैं, लोगों के ऊपर ताने तोड़ते हैं। उनको तौफीक नहीं हुई कि आके यहाँ एक दौरा करें, एक जगह देखें खुद आके। और अभी मुझे कैप्टन उमर मियां का मैसेज आया है, वो हजारा मोटरवे पे थे, वो शुमाली इलाका जाते होके वापस आए। कहते हैं उस मोटरवे पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप मुल्तान का मोटरवे खोल दिया गया है, वहां कोई सर्विस एरिया चालू नहीं हुआ, महीनों गुजर गए हैं। और ये सारे लोग सिर्फ एक दूसरे को गाली देने में और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। अपोजिशन और हुकूमत जो है एक दूसरे से दस्तोगरीबा हैं और इनको ये फुर्सत नहीं है अपने फराइज अदा करें। अब वजीर मवासलात ने दौरा नहीं किया, यहाँ का हालात नहीं देखे, और वही का वही मामला। तो खुदा के लिए इसको बंद ही कर दे। ये वजारत खजाना ने अरबों रुपए। अब जिन बेचारों के खेलने कूदने के दिन थे, उनके कंधों पर अगर आप भारी जिम्मेदारी डाल देंगे तो फिर नतीजा तो ये निकलेगा। वैसे तो तजर्बाकार लोगों का भी को बहुत ज्यादा अच्छा हाल नहीं है, इसी किस्म का हाल है। वज़ीर रेलवे को रेलवे का नहीं पता कि रेलवे किधर जा रही है, आए दिन एक्सीडेंट। वज़ीर दाखिला वो भी हाल खाल नजर आते हैं, और दाखिली सूरत हाल वो मैंने बताई दी कि कैसी चल रही है। और वज़ीर तिजारत तो उन्होंने तो कसम उठाई हुई कि तिजारत पे आकर कोई बात नहीं करनी। तो ना तजर्बाकार लोगों से हम क्या शिकवा करें। अब मुराद सही बेचारे यंग हैं और अभी उनका तजर्बा नहीं है, और बदकिस्मती ये है कि बहुत से वुज़रा की ड्यूटी उस लॉन्ड्री में लगी हुई है जिसमें रोजाना आपोषण की धुलाई की जाती है, और ये बजाते खुद बहुत बड़ा काम है, रोजाना भाषण देना पड़ता है। अब जरा रियलिटी पे आ जाए तो रियलिटी क्या है, वज़ीर मवासलात की जिम्मेदारी क्या है। ये जो कौमी शाहराहें हैं, नेशनल हाईवेज है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, यहाँ पे आवाम के सफर को महफूज बनाना ये वज़ीर मवासलात की जिम्मेदारियों में शामिल है। इसके बाद सियालकोट मोटरवे, इसको अगर जिक्र करें तो हादसे के बाद ये बात खुलकर सामने आ गई है कि वो मोटरवे गैर महफूज है, वहां डाकू या डकैत बड़े लोगों को लूट चुके हैं। ये तो पहला वाकया है, पहली खातून है जिसके बारे में ये बात खुलकर सामने आ गई, उससे ज्यादती हुई है। तो अल्लाह जाने कितने लोगों को लूटा जा चुका है, कितनी खवातीन की इज्जतें लूटी गई होंगी, जो बेचारी अपनी बदनामी के खौफ से शायद जुबान बंद हो गई होगी, उनकी नहीं बोल रही होंगी। ये नहीं हो सकता कि पहली दफा हुआ है। तो होता क्या है कि मोटरवे दुनिया में जिन मुल्कों में बनती है वो शहरों से नहीं गुजारी जाती, वो शहर के बाहर से गुजारी जाती है। निस्बतन गैर आबाद इलाके होते हैं, जंगल बयाबान। अब उसको महफूज बनाना ये हुकूमत का काम है, ये वजारत मवासलात की जिम्मेदारी है कि उसको मेक श्योर करे, उसको कॉर्डन करे, दोनों तरफ से बंद करे।
पेट्रोलिंग और मवासलात के राब्तों को मौसर बनाएं। अब हमने ये सुना है कि वहां पे तो पेट्रोलिंग के लिए 10 लीटर पेट्रोल दिया जाता है, तो पुलिस 10 लीटर में कैसे वहां पे पेट्रोलिंग करेगी? तो मुल्तान मोटरवे का भी यही हाल है, रायविंड मोटरवे, ये जो सियालकोट मोटरवे, इसका भी यही हाल है। अब एक ही मोटरवे जो मियां साहब ने पहली दफा बनाई थी, लाहौर से जो पिंडी जाती है, वो मोटरवे ऐसी है जिस पर आप कह सकते हैं कि सफर किसी हद तक महफूज है और वो कवर्ड है, दोनों जानब से आप देखें आपको एंट्री नहीं मिलती, तो प्रॉपर तरीके से वो मोटरवे नजर आती है, कोई फालतू चीज एंटर नहीं हो सकती। तो पेट्रोलिंग का निजाम भी मौसर है, लेकिन मुल्तान हो या सियालकोट हो, ये हमने बनाई तो खैर मियां साहब ने थी, लेकिन जिन्होंने उसका इफ्तिताह किया उनको ये मैकेनिज्म समझ में नहीं आया कि मोटरवे को कैसे सिक्योर करते हैं। अब किसी जगह पे पेट्रोलिंग नहीं है, किसी जगह पे टेलीफोन टावर नहीं है, यानी कोई हेल्प भी नहीं मांग सकता है। बहुत सी जगह ऐसी है, बहुत से लोगों ने बताया कि वो किसी जगह पे टेलीफोन सिग्नल छोड़ देता है, अगर वहां पे कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार है? तो इस संगीन वाकये के बाद भी सिर्फ आपस में बयानबाजी हो रही है, कोई जाके वहां पे नहीं देख रहा कि क्या वहां पे पेट्रोलिंग शुरू हो गई है या उस जगह को महफूज बना दिया गया है, कोई चक्कर नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कर रहे हैं अली नवाज अवान, वज़ीर के मावन ख़ुसूसी और साबिक़ गवर्नर सिंध ज़ुबैर गुफ्तगू कर रहे हैं। काशिफ अब्बासी के साथ देखते हैं कि मौज़ूए सुख़न क्या है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मजीद बहस ना करें, बहस होगी तो हमारा तो वो ये बताएं करने के मियां बाद साहब वापस नहीं आएंगे? ज़ुबैर भाई से पूछ रहे मनी ट्रेल दी है आज तक कि नहीं दी, बस किस चीज की मनी ट्रेल? एक चीज वो ओन ही नहीं करते तो मनी ट्रेल किस चीज की दे? कहाँ रह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आजकल? रह कहाँ रहे यार वो उन्होंने ये, मेरा ख्याल है एतजाज ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत कहा था। नहीं, वो रह कर रहे हैं, उन्होंने इससे तो के पास रह रहे हैं, डॉक्टर अदनान के पास रह रहे हैं, भाई सुन तो ले गाइस, एंड वो कौन सा उनका जो हॉस्पिटल है वहां एडमिट है, रह कहाँ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, उन्हीं अपार्टमेंट्स में रहने जिसका झगड़ा था। द ओनली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सुन ले, द ओनली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज कि मियां नवाज शरीफ नेवर owned those apartments, never sent money. वो आप कह रहे हैं मियां शरीफ ने खरीदे थे ये अपार्टमेंट कि जी यहां से आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, this was the case. मियां सर जुबैर साहब मियां शरीफ साहब ने खरीदे थे अपार्टमेंट? यार अगर वालिद साहब ने खरीदे थे ना, मैं अपने वालिद साहब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं ना आप। अगर नहीं बताएं कहें हाँ उन्होंने खरीदे मनी ट्रेल, हाँ आप सिर्फ ना कहते हाँ मियां शरीफ साहब ने खरीदे। जी उन्होंने ही खरीदे थे। नवाज के 5 इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा जिसमें उसने कहा मैंने खरीदे ये। मैंने 2005 में कहा था फैमिली के बाद। सर नहीं मैं आपको सुना दूं। काशिफ अब्बासी आप सिर्फ इस सवाल का जवाब बता दें। काशिफ आप इस सवाल का जवाब बता दें कि जब जेआईटी का पहला क्वेश्चन था कि 72 में गल्फ स्टील कैसे खरीदी? अच्छा आपने बताई थी किसने खरीदी थी? यार चल भाई आप उनको वापस नहीं ला सकते। पहले साहब का ये ख्याल है वो मियां साहब से देखिए, बात ये है आपने सियासत करनी है पाकिस्तान। आप जो कह रहे हैं कि आपको सारे सियासत ही कर रहे हैं आपने आप ये कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है और आपको सजाएं गलत मिली है, तो आपका जो ग्राउंड है वो पाकिस्तान है। मॉरल ग्राउंड पे जो आपने कहा था पाकिस्तान जाने से पहले मर जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, किसी के मनाने पे आप बाहर चले गए, आप वापस आए और आपके गलत केस समझते हैं। मुझे क्लोज करना पड़ेगा, मैं प्रोग्राम अल्लाह हाफिज़। पहले कहते थे खुदा दा वास्ता मियां साहब बाहर चले जाओ, इलाज कराओ, अब कहते हैं वापस आओ और जेल जाओ। तो नवाज शरीफ जो ना खुद से बाहर गए थे ना वो खुद से वापस आ सकते हैं। अब तो नवाज शरीफ डॉक्टरों के रहम करम पर है, अगर वो चाहे भी कि उन्होंने सफर करना है, पाकिस्तान वापस जाना है, तो उन्हें कौन आने देगा भाई? एक मरीज को कौन रिस्क लेगा कि उसे ट्रेवल कराया जाए? तो सवाल ये है कि एक ऐसे शख्स को जिसे आपने इलाज के नाम पर बाहर भेज दिया है और जानते पूछते बाहर भेजा, फिर ये शोर मचाया कि वो डील करके बाहर गए। ये तो कोरोना आ गया और ये अल्लाह की तरफ से आया कि पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया। तो हमने पाकिस्तान में भी देखा और पूरी दुनिया में ये हुआ कि डॉक्टरों ने दूसरे केसेस लेना बंद कर दिए। अस्पतालों में इमरजेंसी में भी सिर्फ कोरोना डील हुआ, बाकी केसेस लोग ले ही नहीं रहे थे। डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं आ रहे तो केस क्या लेते? दुनिया घरों में बंद बैठी थी, दुनिया कोरोना से निपटने में लग गई। तो नवाज शरीफ लंदन में थे, उन्हें अमेरिका जाना था, उनका ऑपरेशन अमेरिका में होना, लंदन में नहीं होना, लेकिन वहां से उन्हें ज़ाहिर टाइम नहीं मिला। दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में कोरोना का शिकार हो रहे हैं, तो मियां साहब अमेरिका नहीं जा सके।
तो अब भी अमेरिका में कोरोना की वबा पूरे रूज पर है। तो सवाल ये कि इलाज कहां से कराते? तो वीडियो लिंक पर वो डॉक्टरों से कनेक्टिविटी में थे, डॉक्टरों ने जो हदायत देते थे वो उस पर अमल करते रहे, तो इसी वजह से वो कुछ स्टेबल लग रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनका ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन अमेरिका जाने के बाद होना है। और इतलात ये है, बढ़िया तक लोग कहते हैं उनकी फैमिली के लोग कि अगले 3 से 4 हफ्तों में वो अमेरिका चले जाएंगे और उनका वहां पे ऑपरेशन हो जाएगा। तो हुकूमत के हवाले से मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर हुकूमत ने नवाज शरीफ को बाहर भेजकर हाई मॉरल ग्राउंड लिया था तो रहने देते। नवाज शरीफ ने क्या कह रहे हैं? तो एक बंदा बेचारा अपना इलाज कराने गया है, वो इलाज कराएगा या सियासत करेगा? यहां पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार कादमी और अब इस वाक़े के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं सीनियर कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, दानश्वर हैं जनाब हसन निसार। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच हसन निसार। वो डेविल्स वर्कशॉप होता है, बेरोजगारी है, भूख है, नंग है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है। तो ये हुक्मरान हमारे बहुत सती किस्म के लोग हैं। यूं कर दो तो वूं कर दो, ये यूं वूं से नहीं होगा। ये स्नोबॉलिंग होगी इसकी। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी तौहीन है। जिसके घर मां है, बहन है, बीवी है, बेटी है, वो लड़ जाता है। तो इससे बियॉन्ड जाके को खुदा के लिए करो। अभी मुझे पता लगा कि और प्राइम मिनिस्टर ने उसको इजाजत दे दी है। ये सॉल्यूशंस हैं? इज दैट योर लेवल? कोई डेप्थ नहीं है अंदर। और सोचो तो सही, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि रब्बुल आलमीन ने सबसे सुपीरियर मखलूक जो बनाई उसके अंदर गंदगी के 2 मराकज रखे, आउटलेट, कैथारसिस। अनएम्प्लॉयड यूथ आपकी गिनी जाती है। अभी रिसेंटली 2000 समथिंग लेक्चरर की एप्लीकेशन थी, तो 5-5.5 लाख एप्लीकेशन कह रहा हूं, वो असामियां थी, एप्लीकेशन थी 5.5 लाख। और तुम रह कहां रहे हो? सो प्लीज दैट इज माई वे। गिव मी अगर मैं कुछ ज्यादा। ये सीसीपीओज और आईजीज के बस की बात नहीं है। ये किसी सीएम के बस की, पीएम की बस की बात नहीं है भाई। मुझे आप मेरी गर्दन दबाओगे और कहोगे आंखें मीना निकालूं मैं? जानवर बना दिया आपने। ना उनको तालीम दी, ना कोई तरबियत दी, ना उनकी ग्रूमिंग की। कब से मैं चीख रहा हूं कि गोली मारो यूनिवर्सिटीज को। प्राइमरी एजुकेशन, क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, इंप्रेशनेबल एज होती है, इंसान बनता है। जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया मेरे खून से नहीं निकलता वो। कोई एजुकेट करो कि लोगों का। जानवर भूखे नंगे पता नहीं क्या है ये। कभी वैगनों के बाद देखो, लोगों के चेहरे देखो, तो आपको इंसान लगते हैं? सब मैन एंड एनिमल्स। बेजान एक्सप्रेशनलेस आंखें, एक्सप्रेशनलेस चेहरे। जून जुलाई में कभी देखो आप, मुंह खुले होते हैं उनके, आसमान को देख रहे होते हैं। ये क्या इंसान बना रहे हो तुम? मैं कह रहा हूं इंसान सादी। इन्हें इक्तिसादियात की पड़ी है, इनको पता ही नहीं। इक्तिसादियात के पीछे भी एक खास तरह की अखलाकियात होती है। मरल अच्छा, बड़ा अच्छा और आपने बड़ा बुनियादी नुक्ता हसन निसार साहब आपने उठाया है, जो मैं इसी को आगे थोड़ा सा लेके चलना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जहालत और बेरोजगारी जराइम को जन्म देती है। लेकिन अगर आप तरक्की याफ्ता मालिक को देखें, जहां तालीम याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहां भी लोग जराइम में इसी तरह मुलव्वस नजर आते हैं जिस तरह अनपढ़ लोग इसमें मुलव्वस होते हैं। तो जुर्म का ताल्लुक सिर्फ तालीम से नहीं है। दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस नौजवानों की बड़ी तादाद पढ़ी लिखी है। हमने देखा जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बहुत बड़ी लहर आई थी तो यूनिवर्सिटियों से लोग पकड़े जा रहे थे, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या लोग थे। तो वो भी एक माइंड सेट है। पढ़े लिखे लोग भी जुर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो मसला ये है कि एयर कंडीशन कमरे में बैठ के बात करना तो बड़ा आसान है कि हम कह दें जी कि देखिए ये लोग कितने यानी जून जुलाई की गर्मियों में मुंह खोल के फिरते हैं। तो जून जुलाई की गर्मियों में जिनके मुंह खुलते हैं वो इसलिए खुलते हैं कि वो बेचारे गर्मी में काम कर रहे होते हैं। तो ये माशी मजबूरी है। जो लोग खून पसीने की कमाई पर यकीन रखते हैं उनके लिए गर्मी क्या सर्दी क्या, वो बेचारे काम करते रहते हैं। अब जब काम करते हैं गर्मियों में तो चेहरों पे हवाइयाँ भी उड़ती हैं, झुंझलाहट भी नजर आती है। लेकिन जो लोग गर्मियों में काम करते हैं
अपना खून पसीना बहाते हैं, वो इसलिए बहाते हैं कि वो हलाल की कमाई पे यकीन रखते हैं। वो जराइम से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जितना मजदूर तबका या ताजर पेशा तबका जो दिन भर काम करता है, अगर उन्हें जुर्म करना हो तो बेचारे मेहनत मजदूरी क्यों करें? तो इसका ताल्लुक भी इससे नहीं है कि वो कोई पढ़ा लिखा है या जाहिल है या कुछ और है। मसला सोच का है। अब जो सोच है हमारे यहाँ, वो मुआशरे में गैर मुनसिफाना वसाइल की तकसीम की वजह से है। बहुत से लोग समझते हैं कि उनका हक बहुत है, उन्हें मिल बहुत कम रहा है। बहुत से लोग समझते हैं कि इस मुल्क में 200-400 अमीर लोग हैं, सारा कुछ वही खा जाते हैं। जब हम रोज बैठ के ये बातें करेंगे कि फलां लूट के खा गया, फलां लूट के खा गया, फलां लूट के खा गया, तो कौम में लुटेरे ही पैदा होंगे। नीचे भी लोग सोचेंगे कि वो लूट सकता है तो मैं क्यों नहीं लूट सकता। तो ये सारा सिलसिला फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता है। और वो जो बॉटम में बैठा होता है वो कहता है कि जनाब जिन हम मेहनत करते रहे, पसीना बहाते रहे, हमें वो कुछ वो नेमतें नहीं मिलती जो उन लोगों को मिल जाती हैं जो जिनका ना पसीना बहता है, जिनका लहू बहता है। वो आराम से हुक्मरान बनते हैं, लूट मार के चलते बनते हैं। ये सोच किसने पैदा की है कि सारे हुक्मरान लुटेरे हैं, सारे सियासतदान लुटेरे हैं? तो फिर जो नीचे लोग हैं वो भी फिर ये सोचते हैं कि हम भी ये काम करें। ये जो अमीर है ये को आसमान से उतरे हैं, तो गरीब ये समझता है कि वो भी अपना उसका जो हक है उसे नहीं मिल रहा। तो जब मुआशरे में इस किस्म की तफरीक हो, यानी लोग ये समझ रहे हो कि जो उनका राइट है वो उन्हें नहीं मिल रहा, तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो जराइम की जानब जाते हैं। और ये सारा मामला रियासत की या गैर मुनसिफाना वसाइल की तकसीम है। पूरी दुनिया के अंदर इसके पथूरी है कि जब वसाइल जितने भी हो स्टेट के, अगर वो सही तरह तकसीम नहीं होते तो फिर उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। अब दूसरी थ्योरी ये है कि इंसानों की तरबियत या तो मजहब करता है या फिर उसका कल्चर करता है। यानी हम ये भाषण देते रहे कि जी इंसान साजी करें, तो ये कैसे हो सकता है? तो इंसान साजी के लिए जरूरी ये है कि आप या हमारे कौम के जो भी दानश्वर हैं वो कम से कम कौम से सच बोलें। ये बार जब भी कोई वाकया होता है वो जी जहालत है, तालीम नहीं है और वो फलाना है। भाई तालीम जहाँ वहाँ भी ये कुछ हो रहा है। और इसका ताल्लुक जहालत से बिल्कुल नहीं है कि जी एक बंदा यानी उसको पता नहीं था तो जुर्म की तरफ चल पड़ा, ऐसा नहीं है। वो देखता है। आज तो दुनिया बदल गई है, हम कोई जंगलों के दौर में रहते हैं। और अब बात करते हैं हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू की। महमूद रशीद पंजाब में MP हैं और बहुत ही अहम लीडर हैं PTI के, हुक्मरान जमात के। देखते हैं कि वो इस मसले के हवाले से क्या फरमाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे इमरान खान, ये तब से हमारे टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसों में कह रहे हैं कौन सी चीजें जो उनको रोकती है। वो 5 IG अगर चेंज कर सकते हैं तो क्या वो पुलिस रिफॉर्म्स का मुसवदा नहीं बना सकते? दिस इज वेरी स्ट्रेंज मियां साहब। देखिए कामरान, जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स का मुसवदा तकरीबन फाइनल हो चुका, उसके ऊपर फाइनल डेलिब्रेशंस जो है ना वो हो रही हैं। ये इसमें बहुत जल्द आइंदा हफ्तों के अंदर जो है ना इंशाल्लाह उसकी अमली शक्ल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। रिफॉर्म्स के साथ साथ हमें 2 चीज़ों के ऊपर जो फोकस देने की तवज्जो है। हमारे यहाँ अव्वल तो जो लोग जुर्म करते हैं वो पकड़े नहीं जाते। अगर पुलिस पकड़ती है तो फिर उनको सजाएं नहीं होती। देखिए, पुलिस में अगर रिफॉर्म्स आ जाती, पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर से आज़ाद हो जाती, तो फिर MNA बनने का और MPA बनने का क्या मजा? MNA का तो टॉर यही है कि पुलिस उसके अंडर होती है, और MPA भी इंजॉय करता है कि सारी पुलिस के कंट्रोल में होती है। यानी वो लोग जो जब सिंध के अंदर एक IG बदल रहा था तो बड़ा शोर मचाया जाता रहा, नहीं जी IG नहीं बदल सकते। 1.5 साल लड़ाई होती रही पंजाब वफाक की, लेकिन पंजाब में एक IG चुटकियों में बदल दिया गया। और इसलिए बदल दिया गया कि उसकी मातहत से थोड़ी मुंहमारी हो गई, या मातहत ने उसके बारे में कुछ ऐसी बातें की तो उन्होंने कहा कि ये तो उसके खिलाफ है, डेकोरम के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। तो जो एक IG को CCPO को बचाने के लिए एक IG को बदल दें, वो पुलिस कल्चर क्या बदलेंगे? वो पुलिस रिफॉर्म कहां से लाएंगे? पता नहीं, ये यूनिफॉर्म्स को पुलिस रिफॉर्म समझते हैं कि यूनिफॉर्म बदल दो पुलिस रिफॉर्म आ जाती है। तो पुलिस कभी भी सियासी तौर पर इतनी इन्फ्लुएंस नहीं हुई जितनी मौजूदा दौर में नजर आती है। और तमाम हुकूमत के लोग बड़े धड़ल्ले से मान रहे हैं कि जी क्राइम रेट बढ़ गया है।
तो उन्हें को बताए कि ये उनके लिए एजाज की बात नहीं है, इसे रोकना हुकूमत का काम है, यानी और रोकने की बजाय सिर्फ बढ़ के मार रहे हैं। तो जिनका सिर्फ ये ख्याल है कि अगर वो सीसीपी लाहौर को लगा देंगे और ऊपर से अफसर बदल देंगे तो बहुत कुछ हम अचीव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये महज लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान सा काम था। हुकूमत जब खुद ये बात मान रही है कि मुलजमान पकड़े जाते हैं, उन्हें सजा नहीं होती, तो उन्हें कम से कम इस बात का तो पता होना चाहिए कि हुकूमत का रोल क्या होता है। हुकूमत का रोल अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है, ये बेसिक चीज़ है। तो ये जब यही नहीं पता आपको कि आपने अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है और कैसे करना है, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए तो फिर 4 अक्लमंद लोग चाहिए, बैठ के रिफॉर्म्स बनाएंगे, फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इस बीच में किसी को बैठने देना, कोई 3 महीने आईजी, कभी 4 महीने आईजी, कभी 6 दिन आईजी, तो जहां इस तरह रैपिड चेंज होगा तो फिर वहां आप कैसे कोई तब्दीली ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून और दीगर कानून लाए जा रहे हैं उनके हवाले से अपोजिशन भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। खुद हुकूमत के बाद हल्कों में भी इस तरह की बातें सुनाई दे रही हैं कि शायद बादल नखास्ता इस कानून को लाया जा रहा है, क्योंकि ये फरमाइश है FATF के लॉज को, उनकी रिक्वायरमेंट है, कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसकी बाज़ क्लॉजेज ऐसी हैं कि जो कि बहुत सख्त है, जिसमें नैब को किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए आज़ादी मिल जाएगी, किसी को गिरफ्तार करके 60 दिन नैब रख सकती है, फिर उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। तो ये तो वैसे नैब के पास पहले से मौजूद है, लेकिन जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के इख्तियार दिए जा रहे हैं उस पर सवाल उठ रहा है। देखते हैं कि अपोजिशन का एतराज़ क्या है और हुकूमत का जवाब क्या है। फवाद चौधरी उनके वर्ड्स थे, आई थिंक दिस इज द अभी आपने जो कानून एक वो पढ़ा इन्वेस्टिगेशंस वाला, उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि हम सिर्फ 2 चीजें प्रपोज कर रहे थे। पहली चीज हम ये प्रपोज कर रहे थे कि जो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट यहां पर लिखा हुआ है कि उसमें कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करेगी, नंबर 1। नंबर 2 हम ये कह रहे थे कि जो आपने लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लिखा हुआ है, वहां पर SP लेवल का ऑफिसर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई ASI उठ के, इंस्पेक्टर उठ के जाके किसी को भी कर सके। अब इन 2 अमेंडमेंट्स में आपके ख्याल में ये दोनों डिफीट किए हैं, और इन दोनों में ये क्या इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, इसके अंदर लोगों की जो एक उनकी हिफाजत थी, इसके अंदर कौन सी ऐसी काम सकते या नहीं कर सकते? सो मेरा नहीं तो जज साहब रीजन लिख रहे, इसमें रीजन टू बी रिकॉर्डेड, इसमें क्या वो कहता है रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। तो कोई भी जुडिशियल ऑर्डर ही करेगा ना, जज जब करेगा तो जुडिशियल ऑर्डर ही करेगा ना, वो तो रीजन। तो इबाम छोड़ने की जरूरत क्या है? सिंपल बात है, देखिए पहली बात मेरी एक तरह से समझिए, ये डिटो है फ्रांस में, अमेरिका में, यूरोप में, पूरी फर्स्ट वर्ल्ड में ये डिटो है। इसमें कोई बात ही नहीं है कुछ ऐसी करनी। तो हम फर्स्ट वर्ल्ड की तरह तो नहीं। देखिए, हुक्मरान जमात का ये दावा है कि जो कानून उन्होंने कल कौमी असम्बली से पास कराया है वो फ्रांस और दीगर तरक्की याफ्ता मुल्क में राइज है। लेकिन अपोजिशन का कहना ही है कि तीसरी दुनिया के ममालिक जहां इंसाफ और कानून की हुक्मरानी सवालिया निशान है या कंप्रोमाइज होती है, वहां ये इस कानून का चलना मुश्किल है। अब चूंकि अपोजिशन में वो जमातें बैठी हैं जिनके बारे में सभी कहते हैं 25-30 साल से वो इख्तिदार में रहे, तो उन्हें बेहतर तौर पर पता है कि कानून की नाक किस तरह मरोड़ी जाती है। किसी को भी आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पर 4 से 8 माह कैद में रख लेंगे तो इस बात का फैसला कौन करेगा कि ये कानून सियासी इंतकाम या मुखालफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, यानी जिसको हुकूमत पसंद नहीं करेगी वो फिर अंदर होगा। अब नैब की मिसाल सबके सामने है। नैब पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी मिसाल बनता जा रहा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुकी है कि ये मुखालफिन की आर्म ट्विस्टिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो नैब के भी जो कवानीन है, नैब भी तो इसलिए बनाया गया था कि करप्ट मुलजम को पकड़ा जाएगा, करप्ट लोगों को पकड़ा जाएगा। लेकिन नैब कर क्या रहा है तो वो सबको मालूम है कि नैब क्या कर रहा है। अब ये जो नया कानून बनाया गया है इसके हवाले से भी ये सवाल उठ रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि कल को ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून है इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। हमारे यहाँ तो कानून बनाए इसलिए जाते हैं, बल्कि कानून बाद में बनते हैं, उसकी वायलेशन पहले सोची जाती है कि इस कानून को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। और बहुत से लोग तो कानून से बचने की तरकीबें सोचते हैं, लेकिन उसके गलत इस्तेमाल को के बारे में भी पहले से सोच लिया जाता है कि हम ये कानून ला रहे हैं तो हमने इसका करना क्या है। जैसे नैब बनाया गया था करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए, और नैब पिछले कई सालों से क्या कर रहा है,
सिर्फ वो जो हुकूमत में होते हैं, नैब जो हुकूमत कहती है वो करता है, ये एक तासुर मौजूद है। तो अपोजिशन इसीलिए इस कानून के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। उन्हें पता है, वो जानते हैं कि कवानीन को कैसे आगे पीछे किया जाता है। तो मेरी राय के मुताबिक तो कवानीन बनने चाहिए, लेकिन जो कवानीन पहले से मौजूद हैं उनको तो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लें, जो उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है उसको तो रोकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तस्जीयों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।